आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 30 दिसंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। ईरान ने दी दो टूक वार्निंग, कहा अगर हम पर हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा। कनाडा और ईरान का टकराव हुआ तेज, ईरान की टेरर लिस्ट में रॉयल कैनेडियन नेवी। यमन की जमीन पर सऊदी यूएई आए आमने सामने, सऊदी अरब ने यूएई की फोर्स को वापस लौटने के लिए दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। गजा पर हमले जारी, बारिश और सर्दी ने बेघर लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। ईरान में प्रोटेस्ट के आगे झुकी सरकार, बातचीत और इकोनॉमिक रिफॉर्म का वादा। रूस की बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल, बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइल एक्टिव। वेनेजुएला में पहली बार अमेरिका की जमीनी स्ट्राइक, ड्रग्स के नाम पर हुआ हमला। और तुर्की में आईएसआईएस नेटवर्क पर बड़ा क्रैकडाउन, 350 से ज्यादा लोग अरेस्ट। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद वर्ल्ड इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। दोस्तों, ईरान ने खुली वार्निंग जारी करते हुए कह दिया है कि अगर हम पर कोई हमला हुआ तो खाला याद दिला देंगे हमला करने वाले को। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल की धमकियों के बीच ईरान ने अब दो टूक अल्फाज में जवाब दे दिया है। कम बयान देने के लिए मशहूर ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ कहा है कि ईरान के ऊपर अगर किसी भी किस्म का कोई हमला हुआ तो उसका जवाब बेहद सख्त और दर्दनाक होगा। वो ऐसा जवाब होगा कि हमला करने वाला खुद पछताएगा। पेज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा कि ईरान किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा और अगर हम पर जंग थोपी गई तो उसकी कीमत दुश्मन को चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फिर से बड़े हमले की धमकी ये कहते हुए दी थी कि अगर ईरान ने मिसाइल या न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा खड़ा किया तो कार्रवाई हो सकती है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के सियासी मुशीर, उनके सियासी एडवाइजर अली शमखानी ने बेहद सख्त लहजे में एक वार्निंग दे दी है। और जब शमखानी बोलें, खामनेई के एडवाइजर बोलें, तो समझिए कि खामेनेई ही बोल रहे हैं। शमखानी ने कहा है कि दुश्मनों की जरा सी भी गलतफहमी उन्हें फौरन और सख्त जवाब की तरफ धकेल देगी। उनका कहना है कि ईरान की मिसाइल ताकत और डिफेंस किसी की इजाजत से चलने वाली चीज नहीं है और अगर हमला हुआ तो जवाब दुश्मन की सोच से भी कहीं आगे होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप को जवाब था जो कह रहे हैं कि मिसाइल प्रोग्राम अगर खड़ा हुआ। अब ईरान की मिसाइलें जो हैं वो हमले की वजह बन रही हैं। पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम था तो उन्होंने कहा कि हम आपसे पूछ के मिसाइलें नहीं बनाएंगे। मतलब तस्वीर अब बिल्कुल साफ है दोस्तों। एक तरफ वॉशिंगटन और टेल अवीव की धमकियां और दूसरी तरफ तेहरान का सीधा ऐलान। बयानबाजी अब आखिरी मोड़ पर है और हर कोई ये समझ रहा है कि अगर जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो टकराव बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों, हालात तेजी से एक खतरनाक डायरेक्शन में बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या आपको नजर आ रहा है? कनाडा की नेवी पर ईरान ने पलटवार किया है। रॉयल कैनेडियन नेवी को टेरर लिस्ट में डाल दिया ईरान ने। क्यों, बताते हैं। कनाडा के फैसले के जवाब में ईरान ने भी सख्त कदम उठा लिया है। ईरान ने रॉयल कैनेडियन नेवी को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ईरानी खारजा वजारत ने साफ कहा है कि यह कदम कनाडा की तरफ से आईआरजीसी को टेरर लिस्ट में डालने के सीधे जवाब में उठाया गया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मंगल को जारी बयान में कहा कि कनाडा ने 19 जून 2024 को जो फैसला लिया था वो इंटरनेशनल कानून के बुनियादी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी थी। बयान में कहा गया कि आईआरजीसी ईरान की आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिशियल और अहम हिस्सा है। उसे टेरर तंजीम कहना सरासर गैर कानूनी है। 2024 में कनाडा ने आईआरजीसी को टेरर लिस्ट में डाला था। एक साल तक ईरान, 1.5 साल तक कोशिश करता रहा कि ये ठप्पा हट जाए, नहीं हुआ तो उनका तुम्हारी भी नेवी दहशतगर्द तंजीम है। तेहरान का कहना है कि कनाडा का ये कदम सियासी दुश्मनी और दबाव की सियासत का नतीजा है जिसका जवाब देना जरूरी था। इसीलिए ईरान ने भी कनाडा की नेवी को टेरर कैटेगरी में डालते हुए बराबर का पलटवार किया है। यमन के मसले पर सऊदी अरब और यूएई आमने सामने आ गए हैं और एमबीएस ने यूएई को अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए महज 24 घंटे की मोहलत दी है कि 24 घंटे में निकल जाओ। दोस्तों, यमन को लेकर दो मालदार अरब मुल्कों सऊदी अरब और यूएई के रिश्तों में खटास अब खुलकर सामने आ गई है। सऊदी अरब ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से साफ साफ कह दिया है कि यमन की हुकूमत की डिमांड पर यूएई अपनी फोर्सेस को 24 घंटे के अंदर यमन की जमीन से वापस बुला ले, वरना बहुत कुछ हो सकता है। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में यूएई के कदमों पर नाराजगी जताई गई है।
बयान में कहा गया है कि यूएई सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी पर प्रेशर डाल रहा है ताकि वो सऊदी अरब की सरहद के पास हादरामौत और अल महरा सूबों में मिलिट्री मूवमेंट करें, यानी सऊदी अरब की सरहद की तरफ जाए एसटीसी। इसका प्रेशर यूएई डाल रहा है। सऊदी अरब का कहना है कि हरकत सऊदी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा बनती जा रही है और इससे यमन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दोनों दांवों पर लगी है। मतलब साफ है दोस्तों, यमन में असर और रसूख की लड़ाई अब खुले टकराव में बदलती दिख रही है और सऊदी अरब ने यूएई को साफ मैसेज दे दिया है कि सरहदों के पास कोई खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आने वाले 24 घंटे इस पूरे टकराव की डायरेक्शन तय करेंगे। वैसे मेरे पास एक अनकन्फर्म्ड इनपुट यह भी है कि सऊदी अरब यमन से लगती सरहद पर टैंक्स, हथियारों के जखीरे, बड़ी फौज और फाइटर जेट्स तैनात कर चुका है और कहीं कहीं एसटीसी का पीछे हटना शुरू हो चुका है। फिलहाल यमन में हालात कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। गजा से जुड़ी हुई एक खबर आगे है, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। तब तक हो सके इस वीडियो को देखिएगा। वो उड़ते हुए टेंट और उसकी डोर जो होती है रस्सी, उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट है, देखिएगा। बढ़ते हैं आगे। यमन के मसले पर यूएई ने सऊदी अरब के इल्जामों पर इनकार करते हुए कहा है कि टेंशन बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने सऊदी अरब के उन इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें यह कहा गया था कि यूएई एसटीसी पर आगे बढ़ने का दबाव डाल रहा है और इससे सऊदी की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी है वाम, इसके मुताबिक यूएई ने सऊदी अरब के बयान पर गहरा अफसोस जताया। यूएई का कहना है कि उस पर यमन के अलग अलग ग्रुप्स के बीच तनाव बढ़ाने या हालात बिगाड़ने का इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यह दोहराया है कि यमन में उसका रोल स्टेबिलिटी और अमन की कोशिश तक महदूद है, ना कि वो किसी तरह के टकराव की सियासत को हवा दे रहा है। दोस्तों, मतलब साफ है, यमन के मैदान में चल रही रस्साकशी अब डिप्लोमेटिक तकरार में बदल चुकी है और सऊदी यूएई के रिश्तों में आई ये तलखी पूरे रीजन के लिए नए सवाल खड़े कर रही है। बात गजा की, दो खबरें हैं गजा की, दूसरी वाली भी ज़रूर सुनिएगा। पहली खबर यह है कि गजा पर हमले थमे नहीं हैं, बारिशों ने ज़ख्मों पर नमक और डाल दिया है। गजा में इस्राएली हमले लगातार जारी हैं। सीज़ फायर के दावों के बावजूद ज़मीन पर हालात बिल्कुल अलहदा हैं, बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहे हैं हालात। इस्राएली फोर्सेस रोज़ाना की तरह गजा स्ट्रिप के अलग अलग इलाकों में हमले कर रही है, आज भी 30 दिसंबर में भी, और जंग का जहर अब भी पूरे इलाके में फैला हुआ है। साउथ और सेंट्रल गजा में आर्टिलरी शेलिंग की खबरें हैं, यानी तोपखाना खोल दिया गया, जबकि गजा सिटी के शुजाइया इलाके में एक हमला उस जगह के करीब हुआ जहां एक बेघर फैमिली का टेंट लगा हुआ था। मतलब बिल्कुल साफ है कि जो लोग पहले ही घर खो चुके हैं, अब उनकी पनाहगाहें भी, वो खेमे भी निशाने पर हैं। इसी बीच सर्द मौसम की तेज बारिश ने हालात और बदतर कर दिए हैं। पानी से भरे गजा के कैंप्स में रह रहे बेघर फ़लस्तीनी अपनी बची खुची चीज़ें भी खोते जा रहे हैं। टेंट डूब रहे हैं, बिस्तर और राशन बह रहा है और लोगों के पास जाने की कोई दूसरी जगह नहीं है। एक तरफ बम और गोलीबारी, दूसरी तरफ बारिश और सर्दी। गजा के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं और सच कहूं तो दुनिया बस तमाशबीन बनी हुई है। बहुत से लोग कुछ कर नहीं सकते, बहुत से लोग कुछ कर नहीं रहे। इस तस्वीर को देखकर आपके मुंह से क्या निकलता है? उफ, ये गजा का एक दिल चीर देने वाला मंजर है दोस्तों। गजा में एक छोटा सा बच्चा घंटों तक रस्सी पकड़े बैठा रहा, सिर्फ इसलिए कि तेज हवा और बारिश उसके घर जैसे टेंट को उड़ा ना ले जाए। न कोई खेल, न कोई हंसी, न कोई बचपन। उसके चेहरे पर बस एक डर था और हथेलियों में खुद से बड़े बोझ की डोर, वो रस्सी। ये वही क़यामती हकीकत है जिसे गजा के बच्चे रोज झेलने पर मजबूर हैं। इस्राएली जंग ने उनसे सब कुछ छीन लिया है, सुकून, हिफाजत, गर्मी, कपड़े, हीटर, खाना और बचपन भी। गर्मी का मतलब गर्म कपड़े या हीटर। तेज तूफान, ठंड, भूख और हर पल मौत का खौफ गजा की डरावनी हकीकत बन चुका है। इन बच्चों के पास न कोई महफूज जगह है, न बसेरा, ना तो बुनियादी हालात। ऐसे हालात जो किसी बच्चे को
ایک انسان کی طرح جینے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک تصویر نہیں ہے، یہ غزہ کے بچوں کی روز کی زندگی ہے۔ کاش یہ زندگی جلد ہی بہتر ہو جائے، کاش۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ملک کی اکنامی سدھارنے کا وعدہ کیا ہے اور ساتھ ہی سڑکوں پر پروٹیسٹ کر رہے لوگوں سے بات چیت کا راستہ اپنانے کی بات کہی ہے۔ یعنی کہیں نہ کہیں ایران کی حکومت پروٹیسٹرز کے آگے جھکی ہے۔ صدر پزشکیان نے صاف کہا کہ انہوں نے وزیر داخلہ کو ذمہ داری دی ہے کہ احتجاج کرنے والوں کی جائز مانگوں کو ان کے نمائندوں سے ڈائریکٹ بات چیت کے ذریعے سنا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسائل کا حل ٹکراؤ سے نہیں، ڈائیلاگ سے نکلے گا اور حکومت اس طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ روس کا اورشنک ہائپرسونک میسائل سسٹم بیلاروس میں ایکٹیو ہو گیا ہے۔ روس نے اپنا کٹنگ ایج نیوکلیئر کیپیبل اورشنک ہائپرسونک میسائل سسٹم بیلاروس میں تعینات کر دیا ہے۔ روس کی ڈیفنس منسٹری نے منگل کو صاف کہا کہ یہ میڈیم رینج سسٹم اب آفیشیل طور پر کامبیٹ ڈیوٹی پر ہے۔ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ پہلی بار سسٹم کی آفیشیل فوٹیج بھی جاری کی گئی، جس میں بیلاروس میں اس کی ڈیلیوری، انسٹالیشن اور کامبیٹ ڈیوٹی کی شروعات کا سیریمنی سین دکھایا گیا۔ ڈیفنس منسٹری جو روس کی ہے، اس کے مطابق اورشنک ایسا نیوکلیئر کیپیبل ہتھیار ہے جو ملٹیپل ٹارگیٹیبل وار ہیڈز لے جا سکتا ہے، اور مطلب ایک ساتھ کئی جگہ پر حملہ کرنے والے اس کے ساتھ وار ہیڈز جا سکتے ہیں ایک میزائل میں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہائپرسونک اسپیڈ پر بھی ان پر کنٹرول بنا رہتا ہے، یہ اپنے ٹارگٹ سے بھٹکتے نہیں۔ مطلب صاف ہے، یورپین فرنٹ پر روس نے ایک اور بڑا اسٹریٹجک کارڈ ٹیبل پر رکھ دیا ہے۔ اس سے حالات اور گرم ہونے کے پورے چانس ہیں۔ اس ڈائلاگ کو آخری سمجھنا ہو تو دیکھیے گا کہ بیلاروس کہاں پر ہے میپ میں۔ بڑھتے ہیں آگے۔ وینزویلا میں امریکی حملہ ہوا ہے اور ڈرگز کے نام پر پہلی بار زمینی اسٹرائک کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فورسز نے وینزویلا میں ایک گودی، ایک ڈاک پر حملہ کیا جسے ڈرگز سے بھری ناؤ لوڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق یہی وہ ٹھکانہ تھا جہاں سے نشے کی کھیپ سمندر کے راستے باہر بھیجی جاتی تھی۔ یہ حملہ اس لیے بھی بڑا مانا جا رہا ہے کیونکہ 4 مہینے پہلے شروع ہوئے امریکہ کی پریشر کیمپین کے بعد وینزویلا کی زمین پر یہ امریکہ کی پہلی ڈائریکٹ ملٹری اسٹرائک بتائی جا رہی ہے۔ اس اعتبار سے یہ حملہ بڑا ہے۔ ترکی میں ISIS نیٹ ورک پر بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ترکی کے انٹیریئر منسٹری کے مطابق ملک بھر میں چلائے گئے آپریشنز کے دوران ISIS کے 350 سے زیادہ ٹیرر سسپیکٹس یعنی سندگدھ ان کو ارسٹ کیا گیا ہے۔ اتھارٹیز نے بتایا کہ ان میں سے 41 سسپیکٹس سیدھے طور پر یالووا صوبے میں پیر کو ہوئے ٹیرر انسیڈنٹ سے جڑے تھے، جس میں 3 ترکش پولیس والے اور 6 ISIS کے ممبر مارے گئے تھے۔ یہی لوگ نیو ایئر سیلیبریشن کے دوران استنبول میں بھی ایسے ہی حملوں کی پلاننگ کر رہے تھے۔ یہ ترکی کی فورسز کا دعویٰ ہے۔ ایک دو ہیڈ لائنز یہاں سے۔ بھارت نے کہا ہے، بھارت کی سرکار نے، کہ بھارت کی اکنامی نے جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب اس کی نظر جرمنی پر ہے، جرمنی کو پیچھے چھوڑنے پر۔ تو مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی خبر ہے۔ کم سے کم اب ہمارے ہاں کے لوگ مزدوری کرنے کے لیے جنگ زدہ اسرائیل نہیں جائیں گے، انہیں یہیں روزگار مل جائے گا، ہے نا۔ سعودی عرب اور دوسرے مسلم ممالک میں بھی نہیں جائیں گے مزدوری کرنے کے لیے، انہیں بھارت میں ہی روزگار مل جائے گا۔ اور بھارت میں ہی رہ کر جو روزگار کرنا چاہتے ہیں انہیں پولیس کی لاٹھیاں نہیں کھانی پڑیں گی۔ اگر ہم نے جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو ہمارے یہاں کی سیلری بھی بڑھنی چاہیے، اور ہمارے یہاں یہ جو ایک قسم کا اگرواد چل رہا ہے گھر گھر ہتھیار بانٹنے کا، کچھ چندو ٹائپ کے سنگھٹنوں کی طرف سے، ان کے اوپر بھی نکیل لگے، ورنہ یہ اکنامی ایسے ہی ایک دن ڈوب بھی جائے گی اگر یہی سب کچھ ہوتا رہا کہ اندر لوگ جو ہے ایک دوسرے کو کاٹنے مارنے کی باتیں کرتے رہے، کیونکہ سول وار کسی بھی ملک کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور یہ لوگ جو گھروں گھر ہتھیار بانٹ رہے ہیں وہ سول وار جیسی حالات پیدا کر رہے ہیں، ان کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اسی ملک کے، بھارت کے دوسرے طبقے کو مارنے کاٹنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرف میری اچھی سرکار کو بہت دھیان سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ کو بالکل چھوٹ نہ دیں، ان کے گلے میں پڑا ہوا پٹا اور چین جس کا بھی ہے وہ ذرا ٹائٹ کریں۔ ایک اور خبر ہے، بنگلہ دیش مونس فارمر لیڈر خالدہ ضیا who died aged 79۔ بنگلہ دیش کی جو صدر تھی، پرائم منسٹر تھی خالدہ ضیا، ان کا 79 سال کے
عمر میں انتقال ہو گیا۔ باقی سب کچھ آپ سن چکے ہوں گے، وہ بہت لمبے وقت سے بیمار تھیں اور آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔